नमस्कार, मैं हूं संदीप मीणा और जनसेवक समाचार की खास पेशकश जनसेवक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे, जिन्हें सत्ता, संगठन और मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर उनसे बात की जाएगी और पूरी दमदारी के साथ उनसे जाना जाएगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर सक्रिय नज़र आ रही है। भाई साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और अगर हम बात करें कि आप भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काफ़ी आपका बड़ा कद है, किस तरीके से आपने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में अपना समय बिताया है, एक पूरा दौर आपका गुजरा है, कितना बदलाव देखते हैं मौजूदा समय में आप? नहीं, देखिए, बदलाव ये समय के साथ होने वाली निरंतर प्रक्रिया है और इसलिए 25 साल पहले जो सामाजिक परिवेश था, राजनीतिक परिवेश था, वो आज नहीं है और मैं उसको बड़ा नेचुरल मानता हूँ, क्योंकि समय के अनुसार ये परिवर्तन आता है। अब हम बात करें तो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को ध्यान है कि एक समय विधायकों की उम्मीदवारी की सूची जारी होती थी तो लोग प्रेस में जाके बैठते थे कि पता लगेगा। बाद में टेली प्रिंटर आ गया तो लोग वहाँ जाके कि यहाँ से हमको पता लग जाएगा। मगर आज तो देश के अंदर कोई घटना होती है तो 2 मिनट के अंदर पूरे देश के अंदर वो व्याप्त हो जाती थी। इसलिए ये परिवर्तन, और उस परिवर्तन के साथ में मूल बात यह है कि अपनी जो मूल आधार है उसको राजनीतिक पार्टियों ने कायम रखा या छोड़ दिया। जहाँ तक भारतीय जनसंघ से लगा के हम जिन बातों को लेके आगे बढ़े, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में ये स्वरूप दिखाई देता है, उसका कारण है कि हमने सैद्धांतिक आधार के ऊपर वो नहीं किया। अब ये राम जन्मभूमि का ही मुद्दा लें तो लोग हर बार कहते थे कि ये तो इलेक्शन के समय का मुद्दा है इनका, किंतु उसको छोड़ा नहीं। 370 वाला मामला, ये मैं समझता हूँ कि वर्षों तक चलता रहा, किंतु उसका आज समय आया, क्योंकि जब तक राज्यसभा के अंदर बहुमत नहीं होता तब तक उसको करना संभव नहीं था। तो इसलिए हमने जो बेसिक मुद्दे उठाए थे और जिसको लेके आगे बढ़े, ये आर्थिक चिंतन के बारे में आप देखें कि उसके साथ में हमने कोई समझौता नहीं किया। जहाँ तक परिस्थितियों के अनुसार कई निर्णय करना पड़ते हैं, वो परिवर्तनशील है और उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। भाई साहब, अगर देखें 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही, उसके बावजूद भी कुछ सीटों की वजह से वो अपनी सरकार नहीं बना पाई। लेकिन चौथी बार सरकार बनती है, मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदलता है। ऐसे में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनते हैं, उसका क्रेडिट आप किसे देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि 2018 का जो इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों के कारण हारी, मगर उसमें मतदान का प्रतिशत, ये 1% हमको कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिले। अन्य समीकरणों में सीटों के बारे में हम पीछे रह गए और इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमको जनता ने नकार दिया। जहाँ तक मध्य प्रदेश की अगर आप स्थिति देखेंगे तो मेरे को 2 इलेक्शन दिखाई देते हैं कि जिसके अंदर इस प्रकार के परिवर्तन आए। पहला 93 का उस समय 320 सीटें थी और हम 116 सीटें जीते थे। और वैसा ही ये दूसरा परिवर्तन दिखाई देता है कि इस बार भी हम 111 के करीब सीटें जीते थे 18 के इलेक्शन में। अन्यथा मध्य प्रदेश के आप इलेक्शन को देखेंगे तो स्पष्ट बड़ा बहुमत मिलता है। सामान्यतः तो ये स्थिति रही है कि अगर सरकार जिसने बनाई है उसको 125 से 150 के बीच में सीटें मिली हैं और जो विपक्ष में रहा उसको 50-60 सीटें मिली हैं, अर्थात हम लगभग बराबरी के उसमें रहे। मेरे को ये कहने में संकोच नहीं कि ये कुछ सीटों से भी जो हम कम पीछे रहे, सत्ता की कुछ बुराइयां रहती हैं और उस बुराई का एक परिणाम ऐसा मैं देखता हूँ 2018 के इलेक्शन में
कि हमारे लीडरशिप को ऐसा लगने लगा कि हम जिसको लड़ाएंगे वही जीत जाएगा। इसलिए 1% वोट ज़्यादा आना और कुछ नंबर में कुछ सीटों से पीछे रह जाना इस बात का द्योतक है। और ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी में हुआ कि हमारे 61 विद्रोही लड़े। इसका मतलब जो वास्तव में ग्राउंड लेवल के ऊपर ठीक अध्ययन किया जाना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी रही। और इलेक्शन के बाद में ये बात मैंने लीडरशिप के सामने भी बोली है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जनता ने हमको नहीं हराया, हमारी कुछ कमियाँ रहीं जिसके कारण कुछ सीटों से पीछे रहे। भाई साहब, अगर देखें तो बदनावर चुनाव की पूरी बागडोर आपके हाथ में है, लेकिन फ़िलहाल अगर देखें तो जैसे मैं शुरुआत में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को जब ऐसा लगा कि अब वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वही हैं, क्योंकि चूंकि वो कांग्रेस छोड़कर आए हैं, तो विद्रोह भी उठने लगा कहीं ना कहीं। किस तरीके से आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ पर, और क्या लगता है आप वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कहाँ देखते हैं बदनावर में? देखिए, स्वाभाविक बात है कि जब कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है और वो अकेले नहीं आए, एक समूह आया, तो घर के अंदर भी हम बच्चे की शादी करके बहू को लाते हैं तो उसको भी एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है और दोनों ओर से उसके लिए प्रयत्न करना पड़ते हैं कि वो घर की परंपरा, घर का व्यवहार, इसके साथ में वो समरस हो जाए। और इसलिए जैसे ही राजवर्धन जी आया तो स्वाभाविक शुरुआत में लोगों को ऐसा लगा, किंतु मैंने प्रारंभ में ही लगभग उस विधानसभा क्षेत्र के 60-70 लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। और जो धार जिले के विक्रम जी से लगा कि जो प्रमुख लोग से विक्रम जी हों, करण सिंह जी हों, सतर सिंह जी हों, ऐसे 30-40 इन लोगों से भी मैंने बातचीत की। और बातचीत करने के बाद में जो उनके मन के अंदर शंका थी कि ये सारी बातें की हैं तो इनका क्या होगा, तो मैंने फिर राजवर्धन जी से पूरे विस्तार के साथ में उस बारे में चर्चा की। और मैंने कहा कि लोगों के मनों के अंदर ये है और हमको पार्टी के साथ में समरस होना है, चुनाव जीतना है, तो ये लोगों के मनों के अंदर जो शंका है ये समाप्त होना चाहिए। और इसलिए हमने एक लगभग 150 प्रमुख लोगों का कार्यक्रम पहला रखा और वो 150 लोगों का जो कार्यक्रम रखा उसमें इन सारे बातों का उत्तर राजवर्धन जी ने दिया। और इसलिए आज अगर आप जाके बदनावर के अंदर अध्ययन करेंगे तो राजनीति है, राजनीति में नीचे के स्तर के ऊपर तो छोटी मोटी आपस की बातें रहती हैं, मगर इस बारे में आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो कहे कि मेरे को राजवर्धन सिंह जी से दिक्कत है या उनके कारण मेरे को कोई तकलीफ है। और सब एक स्वर में ये कहते हैं कि नहीं, राजवर्धन सिंह जी को तो हमको जिताना है। ये परिस्थिति वहाँ पर निर्माण हुई, इवन भंवर सिंह शेखावत से लगा के नीचे तक। भाई साहब, अगर देखें तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी को टक्कर देने के लिए मध्य प्रदेश में अब शिवराज और महाराज की जोड़ी को शिव ज्योति एक्सप्रेस का नाम दिया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि सिंधिया के साथ जो 22 विधायक आए हैं वो एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ घुल मिल कर रह पाएंगे, और क्या शिवराज और महाराज की जोड़ी मध्य प्रदेश के विकास के लिए आगे पूरी रफ्तार के साथ चल पाएगी? देखिए, ये हमारे लिए पहला अवसर नहीं है, 3 समय की घटना है। 77 में जनता पार्टी बनी, बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के लोग आए। 80 में जनता पार्टी टूट गई जिसका हलधर निशान था। काफ़ी बड़ी संख्या में समाजवादी, जनता दल, जे अपना चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी, देवीलाल जी की पार्टी की बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ में आए और आज उनकी कोई अलग से पहचान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में समरस हो गए। वैसे ही दूसरी घटना हुई राजमाता जी के समय, जिस समय द्वारका प्रसाद जी मिश्र ने बस्तर के महाराज प्रभंजन देव सिंह को घेर के मरवा दिया था उस समय, और विद्यार्थियों के ऊपर जो गोलीकांड हुआ था, उस बात को लेकर राजमाता जी ने द्वारका प्रसाद जी का विरोध किया और गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में
संवित सरकार बनी, जिसमें गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री बने और वीरेंद्र कुमार सकलेचा उप मुख्यमंत्री बने, तब बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग हमारे साथ में आए और हम देखें कि आज वो हमारे साथ समरस हैं। और तीसरा ये अवसर केवल मध्य प्रदेश के अंदर आया है और इसलिए वो हमारे साथ में आए हैं, हमारे साथ में समरस होंगे। अब ये बात ज़रूर है कि जैसा मैंने कहा कि कहीं भी हम नई उसको अडाप्ट करते तो कुछ समय लगता है, वो स्वाभाविक है, मगर ये समरसता हमारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो जीवनी शक्ति है वो इन सब बातों को ठीक करने में सक्षम है। और इसलिए आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद में आपको वो बाहर से आए हैं, हम अंदर वाले हैं, ऐसा कोई मतभेद दिखाई नहीं देगा। लेकिन जिस तरीके से देखें भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अगर देखें कि पैराशूट लैंडिंग जिसे कहते हैं, बाहर से आए लोगों को टिकट दिया जा रहा है, क्या लगता है इससे दूसरी पंक्ति में खड़ा जो बीजेपी का नेता है और तीसरी पंक्ति में खड़ा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उनका हक नहीं मारा जा रहा है? नहीं, देखिए, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सामान्यतः 2018 के इलेक्शन में जो लोग जीत के आए, उन 22 लोगों ने जो त्यागपत्र दिया, तो 2023 तक तो वो हकदार थे ही विधानसभा के। और जिन लोगों के मन के अंदर ऐसी बात है कि भाई हमारा हक मारा जा रहा है, तो वो अगर जीत गए होते तो ये नौबत नहीं आती। और इसलिए उन्होंने ये मानना कि हमारा हक मारा जा रहा है, ये हमने बात बड़ी स्पष्ट रूप से उन लोगों से भी व्यक्तिगत रूप से जहाँ अवसर मिला है वहाँ की है। और इसलिए आज अगर वो आए हैं तो उनका हक है, उनको स्वीकार करना चाहिए कि वो 2023 तक पे काबिल थे। दूसरी बात, आज देखिए कि केवल सत्ता हमको प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं है। आज कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह की जिस जोड़ी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जितने वचन पत्र के अंदर वादे किए, आज वो पब्लिकली कुछ भी बोले, मगर जनता के अंदर आप जाके अगर पूछेंगे तो उन्होंने एक भी वचन पत्र के वादे को पूरा नहीं किया, पहली बार। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो गरीबों की संख्या है 22% यहाँ पे आदिवासी है। जो 151 के 155 के करीब योजनाएं थी शिवराज सिंह जी की, आदिवासी बच्चों की पढ़ाई का, उनके फीस का, वो या अगर शहर में जाके पढ़ते हैं बड़े स्थान के ऊपर तो उनको स्टाइफंड देते थे कि जिससे वो कमरा लेके रह सके, 4-4 बच्चे लेके रह। ऐसी 150 योजनाएं कमलनाथ जी ने समाप्त कर दी। आपने भी अगर उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के वक्तव्य सुने होंगे, एक बात हर जगह वो बोलते थे कि खाली खजाना मिला है, मैं कहाँ से करूँ, आज कहाँ से भर गया खजाना। और शिवराज जी बनने के बाद में उन योजनाओं को आज किसानों को इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता। अगर शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं बनते तो जो गेहूं की खरीदी हुई, ये रिकॉर्ड खरीदी मध्य प्रदेश के अंदर हुई, क्योंकि इस बार पंजाब को भी गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश से पीछे छोड़ दिए। चना जो मार्केट के अंदर 3800 रुपये बिक रहा था, उसको जो है वो 5000 के भाव में ये सरकार ने खरीदा। ये सारी बातों को शिवराज जी पे पैसा कैसे है। इसलिए जो 4 वर्ष तक हम तो सत्ता से दूर रहते ही, मगर जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो सारी की सारी बंद होती, जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए था वो बंद होता, और वो तो वचन पत्र से पीछे हट ही गए थे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश के भी हित में था कि जिन लोगों ने कांग्रेस की उन नीतियों की खिलाफत की, उसके खिलाफ विद्रोह किया, आके हमारे साथ में मिले, उनका हमने स्वागत किया। जो कुछ हुआ है इन दोनों की जोड़ी का ही परिणाम था कि जो 22 लोग बाहर गए। ये उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है कि ऐसी परिस्थिति कैसी बनी। कोई पार्टी हम अगर चला रहे हैं और 20-22 लोग अगर छोड़ के जाते हैं तो उसका दायित्व उससे ज़्यादा नेतृत्व के ऊपर है। इसलिए दोनों का नेतृत्व था, दोनों ने उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए, दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार जन कल्याणकारी सरकार है, और इसके ऊपर आने वाले चुनाव में अभी जो 27-28 सीटों के चुनाव होना, इसमें पता लग जाएगा कांग्रेस को कि जनता ने इसको स्वीकार किया है। और हमारे यहाँ पे भी जो सोच रहे हैं कि हमारा नुकसान होगा, उनको भी ध्यान में आ जाएगा
कि सरकार बनने का हमको लाभ है। भाई साहब, अगर वर्तमान दौर की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पूरी तेज़ी के साथ, पूरी रफ्तार के साथ अपने पैर पसार रहा है। शासन प्रशासन लगातार नियमों का पालन करने का आग्रह भी कर रहा है, आदेश भी जारी कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें चुनावी सभाओं की बात करें तो अभी हाल ही की सावेर की सभा को ले ले, भारी पैमाने पर हज़ारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, गाड़ियों में भर भर के लोगों को लाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही। क्या कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि क्या ये जो तमाम जो नियम है वो आम लोगों के लिए ही है, नेताओं के लिए नहीं? चूँकि पूरा प्रशासनिक महकमा वहाँ पर मौन खड़ा था और नेता तमाम जो है वहाँ पर गले मिलते रहे, भीड़ इकट्ठी हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बारे में पहले भी बोला हूँ। जहाँ तक एक तो कोरोना की जो भयावहता की बात हम करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना रहा है कि कोरोना ये एक महामारी है और उस महामारी से शासन, प्रशासन और जनता, इन तीनों को निजात पाना है तो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। जहाँ तक जितना उसको विकराल रूप में रखा जा रहा है, मैं उससे सहमत नहीं। आप देखिए, लगभग 30 लाख की पॉपुलेशन है इंदौर में, और 30 लाख की पॉपुलेशन में अगर 300, 350, 400 लोग निकलते हैं तो ये भयावहता नहीं। और इसलिए मेरा पहले दिन से कहना रहा है कि उस कोरोना के कारण हम लोगों को भय, उसका मॉरल डाउन ये न करें, मगर उससे सावधानी की आवश्यकता है। और इसलिए अगर कुछ बातों का पालन किया जाए तो काफ़ी कुछ उससे बचा जा सकता है और बचना चाहिए। जहाँ तक कल आपने सांवेर के कार्यक्रम की बात की, कल बदनावर में भी कार्यक्रम हुआ, मगर हमने विशेष रूप से महिलाओं के लिए जिन बसों की व्यवस्था की थी सबको सैनिटाइज किया। जितने लोग आए सबको मास्क दिए। 10,000 से ऊपर मास्क जिन लोगों के पास में नहीं थे, ये देने का काम वहाँ पे हमने किया। कुर्सियों को अंतर से लगवाया था, जबकि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ संख्या थी। और इसलिए चुनाव में तो राजनीतिक कार्यक्रम तो होंगे, मगर उसमें उत्साह के अंदर भी उससे बचने के जो उपाय हैं उनका पालन राजनीतिक नेताओं ने भी करना चाहिए। अति उत्साह में उसको तोड़ना ये ठीक नहीं मानता मैं। जहाँ तक दूसरी बात है कि कोरोना है तो जनता ने भी स्वयं की अवेयरनेस रखना पड़ेगी। आज मना करने के बाद में भी गले जाके मिलना ये ठीक नहीं है, हाथ मिलाना ठीक नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखना है, मेरे को भी रखना है। तो ये जब तक दोनों तरफ से ये अवेयरनेस नहीं आएगी, और इसलिए मैंने जिस समय लॉकडाउन खोला गया था तो ये कहा था कि प्रशासन ने, शासन ने इस अवेयरनेस को, और हमको कुछ समय तक कोरोना के साथ में जीना सीखना है, ये बात उसके अंदर आए। इसके लिए आवश्यक है कि लोगों के अंदर जागरूकता लाई जाए। और इसलिए चौराहे चौराहे के ऊपर एक वातावरण बनता है, अनाउंसमेंट होना चाहिए, उसके पैम्पलेट्स बांटे जाना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं को लगाया जाना चाहिए। और मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बारे में काफ़ी लोगों से चर्चा की कि लोगों के अंदर ये आए और ये अवेयरनेस आई। और आपने देखा होगा कि अभी व्यापारियों ने बैठक की तो उसके अंदर उन्होंने खुद ने कहा कि हम जो है वो रविवार और शनिवार को बंद रखेंगे। तो इसलिए महामारी है वो किसी को छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो राजनीतिक नेताओं के साथ में अलग, व्यापारियों के साथ में अलग, कर्मचारियों के साथ में अलग ये नहीं है। और इसलिए उससे बचने के जो उपाय हैं उसका सबने पालन करना चाहिए। ऐसा मेरा बड़ा विनम्र निवेदन हर वर्ग से। और मैंने जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से है उसकी कल बदनावर के अंदर पूरा पालन करने की कोशिश की। मोगे जी, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव है और ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी को कहाँ देखते हैं? और लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें तो क्या वो कारण है कि चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को वो सरकार बनाने के लिए वोट? कौन सी आखिर ऐसी उपलब्धि है? नहीं, देखिए, 15 वर्ष पहले के मध्य प्रदेश को आपको देखना पड़ेगा। 15 वर्ष पहले सड़कों की क्या हालत थी, बिजली की क्या हालत थी,
इरिगेशन की क्या हालत थी, और टोटल जो डेवलपमेंट वाली मामला, वो सारे डेवलपमेंट को अगर आप देखेंगे तो 15 वर्ष पहले के मध्य प्रदेश में और आज के मध्य प्रदेश में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। इरिगेशन ये 7 लाख हेक्टेयर के अंदर होता था, जो आज 52 लाख हेक्टेयर के अंदर है। हमारी उस समय 4,000 मेगावाट की बिजली की डिमांड हुआ करती थी, 2900 मेगावाट का उत्पादन था। आज 4,500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन है। सड़कों की हम स्थिति देखें तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक 100 किलोमीटर की उस समय यात्रा करने के लिए 6 घंटे लगते थे, जो आज हम 1.5 से 2 घंटे के अंदर उसको पूरा करते हैं। तो पूरा मध्य प्रदेश बदला है, इसको मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार करती है। 15 वर्ष तक ऐसे ही सरकार को नहीं बनाए रखा, और इस बार भी मैंने जैसा कहा कि इस बार भी वोट हमको कांग्रेस से ज़्यादा मिला है, और इसलिए जनता का ये विश्वास है कि डेवलपमेंट ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही संभव है, और जो जन कल्याणकारी योजना है वो भी भारतीय जनता पार्टी के उसमें वो है, संभव है। और इसलिए इस इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छी सफलता ये भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोघे जी। और ये थे कृष्ण मुरारी मोघे, जिन्होंने पूरी बेबाकी के साथ हमारे तमाम सवालों के जवाब दिया, और इन्हें विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता चौथी बार भी शिवराज सिंह चौहान की, जो कि वो खुद मन से कह रहे हैं कि उन्हें परमानेंट मुख्यमंत्री बनाए, तो जाहिर तौर पर उनका ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी चौथी बार अपनी मजबूत सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। फिलहाल कल फिर मिलेंगे एक नए जनसेवक के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीणा की रिपोर्ट। नमस्कार।